नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, संस्कृत पेडागॉजी में संस्कृत शिक्षा शास्त्र में 500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ये 500 क्वेश्चन दोस्तों समस्त टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन होगा। चाहे हम सीटेट की बात करें, चाहे संविदा या एमपी टेट वर्ग 1 2 3 की बात करें, यूपी टेट की बात करेंगे, रीट एग्जाम की, एसटीईटी की, एसटीईटी, केवीएस की, यानी सब समस्त शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। एनसीईआरटी के बेस्ड पर रहेंगे, जैसे आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, तो ये सभी पार्ट वाइज आपके बेहतरीन लाजवाब रहने वाले हैं और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 4 है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। और इसका पिछला पार्ट देखना है तो आई बटन पे लिंक भी आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्ले लिस्ट में भी आप लोग देख सकते हैं। अदर क्लासेज भी चल रही तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न रहेंगे जहां पर हम बात करेंगे, क्योंकि टारगेट है दोस्तों संस्कृत शिक्षा शास्त्र में 15 में से 15 नंबर लाना और सिलेक्शन पाना। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कह उच्यते। अर्थात दोस्तों, संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि जो होती है वह किसको बोली जाती है। ठीक है, सूत्र विधि को, व्याकरण विधि को, भंडारकर विधि को या पारायण विधि को बोली जाती है। संस्कृत में देखिए, अगर हमने ये पता चल गया कि संस्कृत भाषा शिक्षण लिखा हुआ है और अनुवाद विधि लिखा हुआ है, कह यानी कि कौन होता है। ठीक, इतना उच्चते का हमें नहीं पता है, इतना भी हमें आंसर आप लोग, ठीक है, ये समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा भंडारकर विधि की बात करेंगे कि ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि हो जाएगी यहाँ पर, आपकी भंडारकर विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और भंडारकर विधि को और किस नाम से जाना जाता है मैं भी बता देता हूँ, व्याकरण अनुवाद विधि। ये भी, इनमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। ठीक है, तो व्याकरणानुवाद विधि को ही हम भंडारकर विधि कहते हैं। और आपके भंडारकर विधि में क्या होता है, ये पाठशाला विधि की भारतीय परंपरा की देन है, परंतु भंडारकर विधि जो है आपकी पश्चात देन कहलाती है। और बात करेंगे आपके जो व्याकरण अनुवाद विधि को सर्वप्रथम किसने, तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, सर्वप्रथम भंडारकर विधि को, ठीक है, आपके व्याकरण अनुवाद विधि को किसने, तो व्याकरण अनुवाद विधि को डॉक्टर आपके कौन है, ये सभी लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है, सभी लोग नोट कर लेंगे। डॉक्टर रामकृष्ण की बात करेंगे। ठीक है, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, उन्हीं के नाम से ये भंडारकर विधि जाने लगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग देखेंगे सर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉलेबल होना बहुत जरूरी, इससे रिलेटेड भी जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुशाग्र सामान मंदबुद्धि छात्राणाम कृते कह सिद्धांत है समुपयुक्तम। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। कुशाग्र सामान मंदबुद्धि छात्राणाम कृते सिद्धांत है समयुक्तम। अर्थात दोस्तों पूछा जा रहा है, जो कुशाग्र से समान, ठीक है, कुशाग्र से समान मंदबुद्ध छात्रों के लिए कौन सी सिद्धांत जो है समयुक्त यानी कि उपयुक्त होती है। ठीक है, वैकृत भिन्नता सिद्धांत होती है। ठीक है, अनुपात क्रमयोश सिद्धांत होती है, या आपकी समवाय सिद्धांत होती है, या दोस्तों मौखिक कार्य सिद्धांत होता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो कुशाग्र से समान और मंदबुद्धि जो छात्र होते हैं उनके लिए सिद्धांत समुपयुक्त सिद्धांत कौन सा होता है, तो वह होता है दोस्तों वैकृत भिन्नता सिद्धांत। अब बोलेंगे ये संयुक्त वैकृत भिन्नता सिद्धांत क्यों होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, कुशाग्र समान मंदबुद्ध छात्रों के लिए व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक के भिन्न भिन्न बुद्धि पाई जाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत कहलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमम मौखिक कार्यम ततैः लिखित कार्यम च भवेत् इत्यर्थ संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतम कहे। अर्थात दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम जो होता है मौखिक कार्य होता है, इसके बाद क्या है, लिखित कार्य किया जाता है। तो इस संस्कृत भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा कहलाएगा, तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, पहले हमें मौखिक कार्य करना है, बाद में लिखित कार्य करना है। तो ये संस्कृत भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत कहलाएगा, रुचि का सिद्धांत कहलाएगा, बहुमुखी सिद्धांत कहलाएगा, या अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत कहलाएगा दोस्तों, या सक्रियतया सिद्धांत कहलाएगा। आपका कमेंट सर्वमान है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं 15 में से आपका यहाँ पर कितना स्कोर जा रहा है, कितना आप लोग यहाँ पे मार्क्स कर रहे हैं 15 में से।
तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत है। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम मौखिक कार्य को देना, इसके बाद लिखित कार्य देना, यह हमारा अनुपात क्रमस्य का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य फिर लिखित कार्य, संस्कृत शिक्षण सिद्धांत में अनुपात क्रम का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतम किम सूत्रम। अर्थात दोस्तों जो पूर्व ज्ञान से पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान प्रदान करता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, नया ज्ञान प्रदान करना, इत्यत्र शिक्षण सिद्धांत है किम सूत्रम, आपके जो शिक्षण सिद्धांत है कौन सा सूत्र कहलाएगा। सूक्ष्म से स्थूल के प्रति, ज्ञात से अज्ञात के प्रति, संश्लेषण से विश्लेषण के प्रति, या कठिन से सरल के प्रति। तो पूर्व ज्ञान पर आधारित, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, तो सभी लोग जानते हैं, बार बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात। भैया पूर्व ज्ञान हम मतलब क्या है, हमें ज्ञान होना, ठीक है, हमें ज्ञात है। पूर्व ज्ञान मतलब क्या होता है, पीछे जो हमने पढ़ चुका है वो हमें ज्ञात है। ठीक है, तो वो जब हमें ज्ञात है उसके आधार पर नवीन ज्ञान होगा, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा। ठीक है, समस्त टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, 500 MCQ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे मित्रों का, जिन्होंने वीडियो लाइक कर लिया है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों हैं, दिल से थैंक्स है सभी मित्रों को। और अगला प्रश्न है, गुरु मुखम इति साधनम विदिते। अब आप सभी लोग गुरु हैं, ये बताइए, आप लोग सब लोग गुरु हैं, ठीक है, शिक्षक शिक्षिका हैं, ये बताइए गुरु मुखम इति साधनम विद्ये, इस एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, कौशल से आपको पता है संस्कृत में 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और गुरु या शिक्षक से संबंधित आपका 1-2 प्रश्न आता ही आता है शिक्षण शास्त्र में, ठीक है, पेडागोजी में। तो गुरु मुखम यानी गुरु के मुख से जो बोला जाता है साधन, वह कौन सा कहलाता है, भाषा कौशल, श्रवण, लेखनम, पठनम। देखिए गुरु के मुख के द्वारा बोला गया, छात्र क्या होते हैं ये बताइए। जब आप लोग बोलते हैं, जब आप छात्र, ठीक है, कक्षा में बोलेंगे तो छात्र क्या करेंगे, छात्र सुनेंगे, यानी क्या होगा, छात्रों में कौन से कौशल का विकास होता है, तो श्रवण कौशल का विकास होता है। अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी गुरु के मुख से सुना जाता है, जो गुरु जो भी शब्द या ज्ञान बोलते हैं उसे सीधा प्रत्यक्ष कानों के द्वारा सुना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्यदस्य साधनम विद्यते। अब देखिए साधन से एक प्रश्न आएगा, चाहे आपका श्रव्यदस्य से आए या दृश्य से आए, शब्द से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। ठीक है, चाहे हिंदी पेडागोजी की बात करें चाहे संस्कृत में, दोनों आपके 1 नंबर का जरूर आएगा। तो संस्कृत अध्यापनस्य दृश्य साधन कौन सा कहलाता है, तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार पिछले भी आपके क्वेश्चन में बता चुका हूं कि शब्ददस्य साधन कौन कौन से होते हैं। अगर पिछला क्लास नहीं देखा है तो सारा कुछ आपको डिटेल से बताया गया था। ठीक है, और इसमें श्रव्य दृश्य पूछा गया, यानी सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। तो देखिए पहला होता है आपका दूरदर्शन भी होता है, फिल्म होता है, क्षेत्र भ्रमण हो गया, क्षेत्र भ्रमण भी आपका दृश्य शब्द में आता है। ठीक है, नाटकीकरण, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये दोनों में आते हैं। अब इनमें से देखिए कौन सा दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे दूरदर्शन दिया गया है, तो दूरदर्शन क्या हो जाएगा, हमारा शब्ददस्य साधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे भी है कि श्यामपट्ट कौन सा होता है, तो श्यामपट्ट आपका देखिए दृश्य साधन में आता है। ठीक है, और ध्वनाभिलेख भी, ये क्या हो जाएगा, ध्वनि का अभिलेख करना। ठीक है, ध्वनि का अभिलेख मतलब क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे इसका। श्यामपट्ट दृश्य साधन है और ध्वनि अभिलेख आपका श्रव्य साधन कहलाता है, ध्वनि अभिलेख। ठीक है, ध्वनि यानी सुनाई देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जबकि प्रकृति श्यामपट्ट, प्रकृति भी आपका क्या कहेगा, दृश्य। प्रकृति को आप देख सकते हैं, प्रकृति बोलती नहीं है दोस्तों, प्रकृति को देखा जा सकता है, कल्चर को देखा जा सकता है, कल्चर की सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोल की स्थित गंतुम कस्य अधिगमनावश्य अधिगमन साधनस्य प्रयोग कर्तुम शक्यते। अर्थात दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर के जो भौगोलिक स्थिति होती है उसका, ठीक है, निरीक्षण करना या घूमना, ये किस अधिगम साधन का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, मानचित्र का, रेखा चित्र का, पत्रश का, श्यामपट्ट का। तो सभी लोग जानते हैं जब आप अपने शहर में घूमने जाते हैं कहीं भी, ठीक है, आगरा जाते हैं, दिल्ली देखने, लाल किला देखने जाते हैं, ठीक है, आगरा ताजमहल जाते हैं, ठीक है, कुछ भी देखने अगर जा रहे हैं, राजस्थान अगर जाते हैं उदयपुर में, ठीक है, देखने, मध्य प्रदेश में अगर आप जाते हैं, पन्ना टाइगर हो गया, ठीक है, कान्हा किसली पार्क हो गया, ठीक है, आप रीवा जाते हैं, ठीक है,
टाइगर देखने, व्हाइट टाइगर। तो यहाँ पे क्या होगा, संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिक स्थिति, यानी भौगोलिक स्थिति जब हम देखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, वह हमारा क्या कहलाएगा, वह दोस्तों मानचित्र से संबंधित हो जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है, नॉलेजेबल वीडियो रहेगा। प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब लाजवाब प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक स्थानम शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते, अर्थात दोस्तों पाठ्य पुस्तक के स्थान में शिक्षण का महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए पाठ्य पुस्तक के स्थान में शिक्षण का, देखिए आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, शिक्षक बंधु है, ये बताइए जब आप लोगों का जो होता है शिक्षण बात करते हैं, जब आप बच्चों को शिक्षण देते हैं तो पाठ्य पुस्तक में ये बताइए शिक्षण का स्थान क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान। देखिए शिक्षण के स्थान होता है बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना, शिक्षण के द्वारा ही तो कर पाते हैं, और बालकों में व्यवहारिक ज्ञान का संप्रदाय करना शिक्षण के ही द्वारा कर पाते हैं। छात्रों के स्वाध्याय प्रति की रुचि उत्पन्न करना, कि छात्रों में स्वयं अध्याय की रुचि उत्पन्न करना भी ये शिक्षण के माध्यम से होता है, ठीक है। तो यानी कि ये सभी उद्देश्य जो है, ठीक है, सभी उद्देश्य जो है पाठ्य पुस्तक के स्थान में शिक्षण का महत्वपूर्ण रखते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नौवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यह जा रहा है कि शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतिकरणे च सहायकम भवति, अर्थात दोस्तों शिक्षण विधि के समीकरण के शिक्षा स्तर में उन्नतिकरण में सहायक होता है। कौन सहायक होता है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक होता है, आपका मूल्यांकन होता है, गृह कार्य होता है, या बालकों में अध्यापन होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतिकरणे च सहायकम भवति, अर्थात दोस्तों मूल्यांकन होता है, ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा ही तो पता चलता है, शिक्षण विधियों के समीकरण में शिक्षा के स्तर को उन्नति करने में मूल्यांकन सहायक होता है, और मूल्यांकन से ही छात्र का शिक्षा स्तर एवं शिक्षा संबंधी सुधार होता है। आप सभी लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, शिक्षक बंधु है, आप सभी लोग जानते हैं। सभी मेरे प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद, तैयारी सिलेक्शन की चल रही है, सीधा क्रैक करेंगे, सीधा बिल्कुल टारगेट पे जाएंगे दोस्तों। तैयारी शून्य से शिखर तक होगी, हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा दोस्तों, छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवितुम शक्नोति, अर्थात दोस्तों छात्रों में गृह कार्य का मूल्यांकन, ठीक है, करना हुआ है, क्या कहलाएगा, बहुमूल्यांकन कहलाएगा, साक्षात्कारणीन कहलाएगा, या आपका आंतरिक मूल्यांकन या संभाषणीन कहलाएगा। आप शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिका हैं, ये बताइए जब छात्रों को गृह कार्य का देते हैं, गृह कार्य में देते हैं, तो ये गृह कार्य देना, होमवर्क देना, ये किस मूल्यांकन का आता है। तो यह मूल्यांकन जो होता है सभी लोग जानते हैं, ये कौन सा मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों, ये आपका आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। छात्रों को गृह कार्य देना ये आपके आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, आंतरिक मूल्यांकन द्वारा हो सकता है। छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन कैसे होगा, उनके आंतरिक मूल्यांकन द्वारा होगा, ठीक है। और आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों के गृह कार्य में क्या होता है, पठन संबंधी सभी मूल्यांकन हो जाते हैं। अब देखेंगे 5 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब है, इस क्लास में और हैं कि शलाका परीक्षा होती है, मौखिक के अंतर्गत होती है, लिखित के अंतर्गत होती है, उभयांतर के अंतर्गत होती है, या प्रश्नांतर के अंतर्गत होती है। तो सभी लोग जानते हैं शलाका परीक्षा हम बता चुके हैं, एक लकड़ी ली जाती है और किसी भी पुस्तक या प्रश्न में वहाँ पे रख दिया जाता है और उनसे फिर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमारी शलाका परीक्षा होती है। तो शलाका परीक्षा सभी लोग जानते हैं कौन होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, मौखिक के अंतर्गत आती है, ये लिखा तो जाता नहीं है। कोई भी पुस्तक है, ठीक है, हम ये पुस्तक बना लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, आपका एक यहाँ पे हम एक पुस्तक पृष्ठ बना लिए, ये हमारी बुक हो गई, ठीक है। अब इस बुक में हमने ऐसे पेज पलटाते गए और एक यहाँ पे एक लकड़ी रख दी, लकड़ी जैसे रखी यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखे और बच्चों से क्या पूछने लगे, यही शलाका परीक्षा, तो क्या कहलाएगा, मौखिक के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया है, छात्राणाम दैनिक कार्याम सर्वशाम परीक्षणाम चा मूल्यांकनम भवेत, अर्थात दोस्तों छात्रों में दैनिक कार्य के सर्वसाम यानी सभी परीक्षा का मूल्यांकन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन या परीक्षा होगा। तो छात्रों में दैनिक कार्य में सर्वसाम परीक्षा का मूल्यांकन जो होता है दोस्तों, वह कौन सा होता है, वही है आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। सर्वसाम दे दिया गया, ठीक है, ये शब्द ही हमें बता देता सतत, ठीक है, ये सबसे ही पता चल जाता है कि सतत होगा, क्योंकि छात्रों के दैनिक कार्यों का सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन जो है सतत मूल्यांकन द्वारा होता है, और आपका सतत मूल्यांकन छात्र के सभी कार्यों का मूल्यांकन भी हो जाता है सतत मूल्यांकन से, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, आपका फीडबैक, आपका सपोर्ट लाजवाब उम्दा है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा दोस्तों, यही ज्ञान हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ठीक है। प्रश्न है
कि संस्कृते मौखिक परीक्षाएं कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुम ना सकते, ये हमें वर्ड पहचानना है। ना शब्द यानी कि निगेटिव प्रश्न हो गया, तो संस्कृत मौखिक परीक्षा में कौन सा कौशल मूल्यांकन का यहाँ पर नहीं होगा। देखिए मौखिक परीक्षा भी शब्द आ गया, मौखिक शब्द आ गया और ना शब्द लिखा है, यानी मौखिक परीक्षा में कौशल में कौन सा मूल्यांकन नहीं होगा। देखिए मौखिक में तो सुना जाएगा, अगर आप शिक्षक हैं बच्चों से प्रश्न करेंगे तो बच्चे सुनेंगे, ठीक है। पठनस्य बच्चे पढ़ेंगे भी, मौखिक में भाई पढ़ेंगे ना। आप क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, भाषण, जी हाँ, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो भाषण बोलेंगे ही, बच्चा भी जब उत्तर देगा तो वो भी भाषण करेगा, लेकिन बच्चा लिखना नहीं है। जब लिखना हो जाएगा तो मौखिक किस बात का, ठीक है, प्रैक्टिकल में होते हैं आप लिखे होंगे, ठीक है। मॉक इंटरव्यू आपके जो होते हैं, इंटरव्यू जो लिए जाते हैं, कुछ लिखित होते हैं कुछ मौखिक होते हैं, ठीक है। तो मौखिक परीक्षा में लेखन का यहाँ पे कौशल का कार्य नहीं होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसारम कह पद्धति उपारिक अभवत, यानी कि दोस्तों संस्कृत अध्यापन में भंडारकर के मतानुसार, मैंने अभी बताया भंडारकर में कौन सा होता है, सभी लोग जानते हैं व्याकरण अनुवाद विधि होती है, और इनके जो आपके कहा जाए तो प्रस्तुत कहे जाने वाले भंडारकर विधि कौन है, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी हैं, ठीक है। और आपके संस्कृत अध्यापन के भंडारकर के मतानुसार पद्धति उपकारिका भवत, ठीक है, वार्तालाप पद्धति के द्वारा होता है, परंपरागत पद्धति के द्वारा होता है, व्याकरण अनुवाद पद्धति के द्वारा होता है दोस्तों, या आप पाठ्य पुस्तक पद्धति के द्वारा होता है। आप फटाफट कमेंट करें, अपना कमेंट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद पद्धति। देखिए आपको सभी लोग जानते हैं भंडारकर विधि व्याकरण विधि सेम ही है, दोनों हैं, और भंडारकर विधि के कुछ गुण और लाभ होते हैं कि थोड़े समय में स्वतंत्र अध्ययन द्वारा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। थोड़े समय में स्वतंत्र अध्ययन के लिए भंडारकर विधि उपयोगी होती है, ठीक है, अगर प्रश्न आता है। और यह विधि आपकी जो होती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, स्थूल यानी बड़ा और सूक्ष्म यानी कि छोटा, ठीक है, पहले बड़ा बड़ा ज्ञान फिर उससे छोटा छोटा ज्ञान छोटी छोटी चीज़ों पर जाता है, और मनोविज्ञान से विज्ञान की ओर जाना जाता है, मनोविज्ञान से विज्ञान की ओर, और सरल से कठिन की ओर, एवं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। और दोस्तों ये गुरु की सहायता के बिना स्वतंत्र अध्ययन के लिए यह भी अत्यंत उपयोगी, ये भी है गुरु के बिना सहायता के लिए, बिना गुरु के सहायता के लिए आपकी व्याकरण अनुवाद और आपकी भंडारकर विधि मानी जाती है। बिना गुरु के सहायता से भी बच्चा सीख सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न क्या दिया गया है कि कस्याम पद्धतौ शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत, अर्थात दोस्तों कौन सी पद्धति जो है शिक्षण में सर्वमौखिम आसीत मौखिकम आसीत कहलाती है। सभी परंपरागत पद्धति, भंडारकर पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, या आपकी निर्वात पद्धति। आपका कमेंट आपका फीडबैक सम्मान है दोस्तों, सभी का, हर एक भाई बहन का कमेंट यहाँ पे रीड किया जाता है, ठीक है। तो कश्याम पद्धतौ शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत, वह कहलाती दोस्तों परंपरागत पद्धति। क्या कहलाएगी मेरे प्यारे मित्रों, वह हमारी कहलाती परंपरागत पद्धति। और परंपरागत पद्धति शिक्षण की ये एक प्राचीन विधि है, प्राचीन पद्धति है, ठीक है। अगर आ गया कि परंपरागत पद्धति जो है शिक्षण की कौन सी पद्धति है, तो यह एक प्राचीन पद्धति है। और इस पद्धति में संपूर्ण शिक्षण क्या होता है, मौखिक रूप से होता है परंपरागत पद्धति में, और शिष्य गुरु मुख से सुनकर मौखिक अभ्यास करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये आपके बेहतरीन प्रश्न लगे होंगे, ये बेहतरीन लाजवाब 15 प्रश्न हैं, और ऐसी क्लासेज होगी, इससे बेस्ट तैयारी होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को अंत में लाइक शेयर जरूर करके जाइए दोस्तों, क्योंकि शिक्षा को शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ज्ञान को शेयर करेंगे, उतना ही ज्ञान होती है, और माँ सरस्वती उतनी ही खुश होती हैं, उतना ही आपको ज्ञान देंगी, ठीक है, उनको उतना ही आपको प्रकाशमय बनाएंगी और सिलेक्शन की ओर ले जाएंगी। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।